एपिसोड 9 में हम देखते हैं कि सेरा और बर्ड जंगल में आगे बढ़ रहे होते हैं। यहाँ पे सेरा बर्ड से लगातार सवाल पूछ रही होती है कि वे कहाँ जा रहे हैं और क्या बर्ड को पता है कि इससे आगे जंगल में क्या है। इस पर बर्ड सेरा को जवाब देता है कि उसने जो भी किया है उसके बाद उसे सवाल पूछने का कोई हक नहीं है। बर्ड सेरा से कहता है कि यहाँ का नेता वो है और वो जो कहेगा उसे मानना होगा। बर्ड सेरा को एक गुफा दिखाता है और सेरा उससे पूछती है कि क्या हमें रात यहीं गुजारनी है। तो बर्ड सेरा को बताता है कि नहीं, उन्हें और आगे जाना है। इस पर सेरा पूछती है कि जंगल में इतनी आगे जाना हमारे लिए सही नहीं है। तो इस पर बर्ड कहता है कि हमारे पास और कोई चारा भी नहीं है, हमें जंगल में आगे बढ़ना ही होगा। वो सेरा को बताता है कि ये वही गुफा है जहाँ उसे वह जादुई पत्थर मिला था जो टाउन के लोगों की मॉन्स्टर्स से रक्षा करते हैं। सेरा बर्ड से बोलती है कि कम से कम तुम मेरी हथकड़ी तो खोल दो, मैं यहाँ से नहीं भागूंगी। पर बर्ड बोलता है कि मैं कोई रिस्क नहीं लेना चाहता। सीन शिफ्ट होता है, हम यहाँ पे डाइनर में मिसेस लियू और उसके बेटे को देखते हैं। यहाँ पे मिसेस लियू का बेटा बता रहा होता है कि किस तरीके से टाउन के सारे लोग मिलकर ट्रांसफार्मर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। केनी मिसेस लियू को बताता है कि शहर के लोग 3 हिस्सों में बंटकर काम कर रहे हैं। एक बड़ा हिस्सा ट्रांसफार्मर बनाने की कोशिश कर रहा है और 2 छोटे हिस्से रेडियो और पावर सोर्स पर काम कर रहे हैं। अगर ये मशीन काम कर गई तो हो सकता है कि हम सब घर वापस जा पाएं। क्रिस्टी केनी को उसकी बुक वापस करने आती है और वो केनी से कहती है कि उसे ये बुक पसंद तो नहीं आई, लेकिन उसने पूरी बुक पढ़ ली है और वो जानना चाहती है कि इस बुक के अगले पार्ट में क्या होगा। इस पर केनी उसे बताता है कि तुम्हें अगर अगला पार्ट जानना है तो तुम्हें अगली बुक पढ़नी होगी, क्योंकि मैं तुम्हें इसके आगे की स्टोरी नहीं बता सकता। क्रिस्टी केनी को बोलती है कि बॉयड के चले जाने के बाद शेरिफ की ड्यूटी तुम्हारी हो गई है और शायद तुम्हें अब बेल रिंग कर देना चाहिए क्योंकि शाम होने को आई है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि केनी पूरे शहर में बेल रिंग कर रहा होता है। डॉना कॉलोनी हाउस के लोगों को टाउन में शिफ्ट करने की कोशिश कर रही होती है। वो कॉलोनी हाउस के लोगों से कहती है कि बस कुछ ही दिनों की बात है, उसके बाद हमारा कॉलोनी हाउस रिपेयर हो जाएगा और हम वापस अपने कॉलोनी हाउस में चले जाएंगे। डोरा एक उदास कॉलोनी मैन से पूछती है कि क्या तुम ठीक हो। तो इस पे वो कॉलोनी मैन कहता है कि वो ट्रांसफार्मर बनाने के काम से बहुत ही ज़्यादा थक गया है, इसीलिए वो आराम करना चाहता है। सीन शिफ्ट होता है, हम यहाँ देखते हैं टैबिटा को जो कि अपने घर के बेसमेंट में खुदाई कर रही होती है। जिम टैबिटा को आवाज़ देता है और कहता है कि वो ऊपर आ जाए क्योंकि वो सभी के लिए खाना बना रहा है। टैबिटा सीढ़ियों पर चढ़ रही होती है, तभी उसे ईथन की टॉयज़ नज़र आती है। वो कहती है कि ईथन, तुम अपनी टॉयज़ को इस तरीके से फेंका मत करो। यहाँ पर हम देखते हैं कि टैबिटा जब सीढ़ियों पर चढ़ रही होती है तो वो एक अलग ही जोन में शिफ्ट हो जाती है और कहानी एक अलग ही यूनिवर्स में चलने लगती है। यहाँ पे टैबिटा को कुछ फ्लैशबैक्स आते हैं और उसे दिखता है कि वो किसी अलग ही जगह पर है। यहाँ पर वो ईथन के टॉयज़ भी देखती है और उसे जिम नज़र आता है जो कि ऊपर लटक रहा होता है। वो जिम को आवाज़ देने की कोशिश करती है, तभी जिम की आंखें खुल जाती है और उसे एक तेज़ आवाज़ सुनाई देती है। उसके बाद टैबिटा की नींद खुल जाती है और हम देखते हैं कि टैबिटा ये सब सपने में देख रही होती है। एज ए व्यूअर हमें ये पता चलता है कि ये सब बस एक सपना है, लेकिन जब हम इसके सीज़न 3 और 2 के एनालिसिस में जाएंगे तो हमें ये पता चलेगा कि टैबिटा जो चीज़ें देख रही है वो असल में इस टाउन में हो चुकी हैं। तो दोस्तों, उसके लिए तो आप लोगों को सीज़न 3 और 2 के एनालिसिस की वेट करनी पड़ेगी। खैर, कहानी प्रेजेंट में शिफ्ट होती है और हम देखते हैं यहाँ पे कि लोग जो हैं वो इस टाउन में अब ट्रांसफार्मर के बनने का इंतज़ार कर रहे होते हैं। लोगों को पूरी उम्मीद होती है कि ट्रांसफार्मर बन जाने के बाद वो लोग अपने घर वापस लौट सकेंगे। अगली सुबह क्रिस्टी के क्लिनिक में हम डोना को देखते हैं जो कि कॉलोनी हाउस के कुछ लोगों के साथ वहीं पर रह रही होती है। यहाँ पर एक लड़की की चीखने की आवाज़ आती है और डोना उठकर जाती है। यहाँ पर वो लड़की ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रही होती है कि कल रात ही तो ये मेरे से बातें कर रहा था और कह रहा था कि वो कितना खुश है ट्रांसफार्मर बनने के बाद हम सभी वापस अपने घर जा पाएंगे। इस सीन में हम देखते हैं कि डोना के कॉलोनी हाउस का एक आदमी सुसाइड कर लेता है और डोना ये सब देखकर बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाती है। डोना वापस अपने रूम में चली जाती है और वो रोने लगती है, अपनी बहन की फ़ोटो को देखकर कुछ याद करने लगती है।
नेक्स्ट सीन में हम जिम को देखते हैं जो कि कॉलोनी हाउस के बाहर लोगों की मदद से टावर को बनाने की कोशिश कर रहा होता है। यहाँ पर केनी आ जाता है और केनी जिम से कहता है कि अगर तुम्हें किसी और भी चीज़ की ज़रूरत है तो तुम मुझे बता दो, मैं शहर से वो चीज़ें लेते आऊँगा। तो इस पर जिम उसे बताता है कि उसे बहुत सारी वायर्स की ज़रूरत होगी, तो अगर उसे वायर्स मिल जाती हैं तो वो उसके लिए ला सकता है। यहाँ पर डॉना आ जाती है और डॉना से केनी पूछता है कि एलेक्स कहाँ है, उसे एलेक्स से कुछ काम है। तो इस पर डॉना बहुत ही ज़्यादा गुस्से में जवाब देती है कि एलेक्स नहीं आएगा, उसकी तबीयत खराब है। कॉलोनी हाउस के अंदर फातिमा काफ़ी उदास बैठी रहती है। तभी वहाँ पे एलिस आता है और फातिमा से पूछता है कि तुम इतने उदास क्यों हो, तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि हम सब वापस अपने घर जा रहे हैं। फातिमा एलिस से कहती है कि उसे घर जाना पसंद तो है, लेकिन वो ये सोच रही है कि अगर वो घर वापस लौट कर गई तो क्या सब चीज़ें वैसी ही होंगी जैसी वो छोड़ कर आई थी। तो इस पर एलिस उसे बताता है कि सब बढ़िया होगा, अगर हम वापस जाते हैं तो हमें बहुत ही ज़्यादा खुशी होगी। इस पर फातिमा एलिस से कहती है कि वो सब तो ठीक है, लेकिन उनके भविष्य का क्या होगा। उन लोगों ने तो यहीं पे अपनी दुनिया बसाई थी और अगर हम घर वापस जाते हैं तो हमारी दुनिया ख़त्म हो जाएगी। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम इधर बॉयड और सेरा को देखते हैं जो कि जंगल में आगे बढ़ रहे होते हैं। यहाँ पर बॉयड जंगल में पेड़ों पर निशान बना रहा होता है जिसकी मदद से वो लोग वापस लौटकर अपने टाउन जा सके। सेरा बॉयड से कहती है कि उसके भाई नेथन की इस जगह को लेकर एक सोच थी। बॉयड सेरा से पूछता है कि नेथन आखिर इस जगह को लेकर क्या सोचता था। तो वो बॉयड को बताती है कि नेथन को हमेशा लगता था कि ये जगह हमें अपनी ओर खींचती है, हम अगर इससे भागने की कोशिश करेंगे तो ये और भी तेज़ी से हमें अपनी ओर खींचेगी। इसके बाद सेरा को नेथन बताता है कि उसे भी कुछ आवाज़ें आती थी, लेकिन उसने कभी भी उसके बारे में उसे कुछ नहीं बताया। बॉयड सेरा से पूछता है कि क्या तुम्हें कभी नहीं लगा कि तुम्हें उन लोगों को नहीं मारना चाहिए। इस पर सेरा बहुत ही ज़्यादा गुस्से में कहती है कि वो इन सब चीज़ों के बारे में बात नहीं करना चाहती है। इस पर बॉयड सेरा से कहता है कि मैं तुम्हें फिर याद दिला देना चाहता हूँ कि इस जगह का बॉस मैं हूँ और मैं जो भी बोलूँगा और जो भी पूछूँगा उसका जवाब तुम्हें देना पड़ेगा। तो इस पर सेरा बॉयड को बताती है कि वो आवाज़ें उसे कहती थी कि वो उसके भाई नेथन को मार डालेंगी और उसने उन आवाज़ों का भरोसा इसीलिए किया क्योंकि वो अपने भाई नेथन को बचाना चाहती थी, क्योंकि वो बताती है कि इस दुनिया में उसका नेथन के अलावा कोई नहीं था। सेरा की बातें सुनकर वो उसकी हथकड़ियाँ खोल देता है और वो सेरा को बताता है कि इस जगह पर उसने अच्छे खासे लोगों को पागल होते हुए देखा है और वो नहीं चाहता है कि सेरा के साथ भी कुछ ऐसा ही हो। सीन फिर से शिफ्ट होता है। हम यहाँ पे ईथन, टैबिटा और जूली को देखते हैं। ये लोग यहाँ पे बैठकर विक्टर्स की ड्राइंग को देख रहे होते हैं। यहाँ पर ईथन कहता है कि ये एक खोज की तरह है, अगर हम इन ड्राइंग्स को अच्छे से अरेंज कर ले तो हो सकता है कि हमें इस टाउन से निकलने का रास्ता मिल जाए। टैबिटा बोलती है कि पता नहीं विक्टर कहाँ होगा। तो इस पर ईथन उसे बताता है कि विक्टर को इस जगह के बारे में सबसे अच्छे से मालूम है, वो ठीक होगा, उसे पता है, क्योंकि विक्टर ने ईथन को बताया था कि वो एक खोज पर जा रहा है और वो जब लौटेगा तो हो सकता है कि उसके पास कुछ सवालों के जवाब हो। यहाँ पर टैबिटा अपने बच्चों से कहती है कि चलो हम एक गेम खेलते हैं। उस गेम का नाम होगा कि अगर हम घर लौट कर जाएं तो हम सबसे पहले क्या करेंगे। तो इस पर टैबिटा बोलती है कि अगर मैं घर लौट कर जाती हूँ तो मैं सबसे पहले अपने फेवरेट रेस्टोरेंट में जाके बहुत सारी चीज़ें 2 बार ऑर्डर करूँगी। फिर वो जूली से पूछती है तो जूली उसे बताती है कि वो अपने दोस्तों को बुलाएगी और उनके साथ पार्टी करेगी। जब ईथन से वो पूछती है तो ईथन उसे बताता है कि वो चाहता है कि वो लोग बस खुश रहें, वो लोग ऐसे ही घर लौटने पर भी आपस में बातें किया करें और कोई भी झगड़ा ना करे। तो इस सीन में हमें ये पता चलता है कि ईथन की फैमिली थॉमस के डेथ के बाद बिखर गई थी और उसके मॉम और डैड काफ़ी लड़ाई झगड़ा किया करते थे। आगे हम देखते हैं कि जेड और जिम कॉलोनी हाउस में ट्रांसफार्मर को बनाने की कोशिश कर रहे होते हैं। यहाँ पर जेड जिम से कहता है कि हमारे पास सिर्फ 2 ही बैटरीज हैं, एक तुम्हारे कार की और एक मेरे कार की, जो कि इनफ नहीं होंगी। मुझे नहीं लगता है कि ये ट्रांसमीटर बन पाएगा। तो इस पर जेड जिम को कहता है
कि ये कोई परियों की कहानी नहीं है जो हमने सोचा और पूरी हो जाए। हमें इसके लिए चीज़ें चाहिए और जो कि हमारे पास नहीं है। इसके बाद जिम जेड को बोलता है कि तुम्हें अगर कुछ नहीं करना है तो तुम जाओ, लेकिन कम से कम निगेटिव बातें तो मत करो। जेड गुस्से में वहाँ से चला जाता है। डोना उस कॉलोनी मैन के आत्महत्या से काफ़ी ज़्यादा आहत रहती है और तभी वहाँ पे केनी आ जाता है। केनी डोना से कहता है कि क्या उसके पास कुछ लकड़ियाँ होंगी, क्योंकि जिम को चाहिए कि वो ट्रांसमीटर को और भी ऊंची जगह पर लगाए। उसके लिए उन लोगों को कुछ लकड़ियों की ज़रूरत है। यहाँ पर डोना गुस्से में नीचे जाती है और वो केनी से कहती है कि ये लो, मैं तुम्हें खूब सारी लकड़ियाँ देती हूँ। और इतना कहकर वो कॉलोनी हाउस के फर्श को कुल्हाड़ी से तोड़ने लगती है और वो कहती है कि वैसे भी तो इस ट्रांसफार्मर के बनने के बाद हम सब घर वापस चले जाएंगे, तो आखिर इस कॉलोनी हाउस में रहने का मतलब ही क्या है। हमें इस कॉलोनी हाउस की सारी लकड़ियाँ यूज़ कर लेनी चाहिए। यहाँ पर वो केनी को गुस्से में ये भी बोलती है कि तुम लोगों को लगता था कि टाउन के लोग ही सिर्फ काम करते हैं और कॉलोनी हाउस के लोग बस पार्टियाँ करते हैं, खाते हैं और सोते हैं, लेकिन मेरे लिए वो उन सब से ज़्यादा थे। मेरे लिए उस बच्चे की आत्महत्या करना एक बहुत ही बड़ी बात है और अगर तुम लोग इस ट्रांसफार्मर बनाने में नाकाम हुए तो इस बच्चे की तरह ही और भी बहुत सारे लोग आत्महत्या करेंगे, क्योंकि तुम लोग उन लोगों को भरोसा दिला रहे हो जो कि कभी भी टूट सकता है, क्योंकि ये जगह हमें कभी भी वापस नहीं जाने देगी। इतना कहकर डोना बाहर चली जाती है। नेक्स्ट सीन में हम सेरा और बॉयड को देखते हैं, जहाँ की बॉयड अभी भी पेड़ों पर निशान बना रहा होता है और ये लोग जंगल में और अंदर की तरफ जा रहे होते हैं। तभी उन्हें कुछ आवाज़ें आती हैं। यहाँ पर सेरा से बॉयड कहता है कि हमें उन आवाज़ों के पीछे जाना चाहिए, लेकिन सेरा बॉयड से कहती है कि मुझे नहीं लगता कि ये सब सही है, हमें अब और अंदर नहीं जाना चाहिए, ये सब हमारे लिए ख़तरनाक हो सकता है। लेकिन बॉयड उसकी बात नहीं सुनता है और वो आगे बढ़ने लगता है। यहाँ पर हम देखते हैं कि सेरा और बॉयड को एक अजीब सा पेड़ मिलता है जिसके ऊपर बहुत सारी बॉटल्स टंगी रहती हैं। सेरा और बॉयड इन बॉटल्स को देखकर सोच में पड़ जाते हैं, क्योंकि बॉयड ने सेरा को कहा था कि मुझे नहीं लगता है कि जंगल में कभी कोई इतनी अंदर आया होगा, तो आखिर इन बॉटल्स ट्री का क्या मतलब है। अगर कोई अंदर नहीं आया तो ये बॉटल्स इस ट्री पर किसने लगाई होंगी। और इतना कहकर ही बॉयड और सेरा उस ट्री को देखने लगते हैं। तभी सेरा को दौरे पड़ने लगते हैं और सेरा बेहोश हो जाती है। इधर डोना बार हाउस में बैठी रहती है। तभी वहाँ पे केनी आता है और वो डोना से कहता है कि तुम्हें आज क्या हो गया था। तो इस पर डोना केनी को बताती है कि ये लोग जो कर रहे हैं उसकी वजह से लोगों के बीच में एक उम्मीद की किरण जगी है, लेकिन मुझे पता है कि ये लोग कभी कामयाब नहीं होंगे, क्योंकि ये जगह हमें कभी वापस नहीं जाने देगी और अगर ऐसा होता है तो ये लोग अंदर से टूट जाएंगे और तुम्हें उसके लिए तैयार रहना होगा। वो केनी को ये भी बताती है कि वो कल तक ठीक हो जाएगी, लेकिन बस आज के लिए उसे अकेला छोड़ दे। इसके बाद हम देखते हैं कि जेड के चले जाने के बाद वो अकेला बैठा रहता है। तभी वहाँ पे एलिस आ जाता है और वो जिम से पूछता है कि क्या सब कुछ ठीक है। तो इस पर जिम उसे बताता है कि वो ये नाटक नहीं करेगा कि सब कुछ ठीक है, लेकिन वो अपनी पूरी कोशिश करेगा कि ये ट्रांसफार्मर बन जाए और हम सब बाहर निकल पाएँ। सीन में हम क्रिस्टी और केनी को देखते हैं। यहाँ पर केनी क्रिस्टी के पास आता है और क्रिस्टी से पूछता है कि क्या वो ठीक है। तो इस पर क्रिस्टी केनी को बताती है कि जिस लड़के ने आत्महत्या की वो लड़का उसका दोस्त था और उसे इस बात से बहुत ही ज़्यादा हैरानी हुई कि आखिर वो लड़का सुसाइड कैसे कर सकता है। क्रिस्टी केनी को बताती है कि उस लड़के को आंत की बीमारी थी और वो लड़का हमेशा उसके क्लिनिक पर आया करता था, तभी उसकी दोस्ती उस लड़के से हुई थी। वो केनी को ये भी बताती है कि मुझे पता है कि ये जगह कैसे धीरे धीरे लोगों को पागल कर देती है। सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं जेड को जो कि मिसेस लियू से बातें कर रहा होता है। वो कह रहा होता है कि किस तरह जिम ने उसे कहा कि वो अकेले ही सब कुछ मैनेज कर लेगा और उसे किसी की ज़रूरत नहीं है। जिम अपने घर वापस आता है और यहाँ पर वो बच्चों के साथ खुदाई करने लगता है। यहाँ पर वो लोग बेसमेंट में खुदाई कर रहे होते हैं और खुदाई का काम अभी चालू रहता है। तो जूली कहती है कि अब आपको ट्रांसफार्मर बनाने से थोड़ा ब्रेक लेना चाहिए और हमारी मदद करनी चाहिए खुदाई करने में।
सीन जंगल की तरफ शिफ्ट होता है। हम बॉयड और सेरा को देखते हैं। यहाँ पर बॉयड एक टेंट बनाकर रह रहा होता है। वो इस टेंट के अंदर टालिस्म को टांग देता है ताकि मॉन्स्टर टेंट के अंदर ना आ पाए। सेरा को होश आ जाता है और वो सेरा से पूछता है कि तुमने क्या सुना। तो सेरा उसे बताती है कि इस बार आवाज़ें बहुत ही ज़्यादा अलग थी। इस बार उसे मॉन्स्टर की आवाज़ नहीं आई बल्कि उसे एक औरत की आवाज़ आई और वो औरत उसे कह रही थी कि अब उन लोगों को जंगल में आगे नहीं बढ़ना चाहिए। और वो ये भी कह रही थी कि मिस्टर जुगाड़ू को बोल देना कि वो इस बार जंगल में आगे नहीं बढ़े, क्योंकि इस बार जंगल में आगे बढ़ने से उसे कुछ नहीं मिलेगा। तो इस पर बॉयड बहुत ही ज़्यादा हैरान हो जाता है, क्योंकि मिस्टर जुगाड़ू जो नाम है वो बॉयड का ही था और ये नाम बस उसकी पत्नी और उसका बेटा जानता था। सेरा बॉयड से पूछती है कि क्या आपको पता है कि मिस्टर जुगाड़ू कौन है, वो औरत किसके बारे में बातें कर रही थी। बॉयड सेरा को बताता है कि मिस्टर जुगाड़ू वही है। ये नाम उसकी पत्नी ने उसे दिया था क्योंकि वो आर्मी से था और वो जुगाड़ करके चीज़ों को सही कर देता था। तो इस पर सेरा कहती है तो क्या मैं आपकी पत्नी से बात कर रही थी। तो बॉयड कहता है कि मुझे नहीं पता और मैं ये जानना भी नहीं चाहता था कि तुम किससे बातें कर रही हो, क्योंकि मैं इस जंगल में आगे बढ़ूंगा, क्योंकि मुझे जानना है कि इस जंगल में आखिर है क्या। नेक्स्ट सीन में हम जिम और उसकी फैमिली को देखते हैं। यहाँ पर ईथन अपने पिता से कहता है कि ये तो बिल्कुल ही खजाने की खोज की तरह है। जिम ईथन को बताता है कि बचपन में उसे भी खोज करना काफ़ी पसंद था। ईथन जिम को बताता है कि विक्टर भी एक खोज पर गया है और वो जल्द ही टाउन वापस आ जाएगा। ये लोग खुदाई कर ही रहे होते हैं, तभी वहाँ पे टैबिटा को कुछ मिलता है। वो जिम को बताती है कि यहाँ पे ज़मीन काफ़ी ठोस हो गई है, मुझे खुदाई करने के लिए और भी अच्छे औजार चाहिए। सीन इसके बाद बॉयड और सेरा पर शिफ्ट हो जाता है। अचानक से बॉयड के टेंट पर हमला हो जाता है। यहाँ पर वो दोनों बचने की कोशिश करते हैं। बॉयड टालिस्म को बचाने की कोशिश कर रहा होता है। सेरा बॉयड से कहती है कि मैंने आपको कहा था कि उस औरत ने हमें वार्निंग दी है कि हमें इस जंगल के अंदर और नहीं जाना चाहिए था। आपने हमारी बात नहीं मानी और मुझे लगता है कि अब मैं जिंदा नहीं बचूंगी। इस पर बॉयड कहता है कि तुम्हें घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, सब ठीक होगा, हमारे पास टालिस्म है, ये जो भी चीज़ है वो तुरंत चली जाएगी। बॉयड और सेरा बातें कर ही रहे होते हैं, तभी वो चीज़ शांत हो जाती है और बॉयड का टालिस्म नीचे गिर जाता है। यहाँ पर बॉयड अपने टालिस्म को ढूंढने लगता है और उस टालिस्म को वापस से लगा देता है। तभी उन लोगों को दूर से किसी की आवाज़ आती है जो कि बहुत ही ज़्यादा तेज़ रहती है। इस आवाज़ के आने के बाद सेरा बॉयड से पूछती है कि ये क्या चीज़ थी। तो इस पर बॉयड सेरा को बताता है कि उसे भी नहीं पता। बॉयड सेरा को कहता है कि हमें बस इस टेंट के अंदर रहना है और जो भी चीज़ है वो उसे कल देखेंगे। कुछ ही देर बाद एक लाइट इनके टेंट पे पड़ती है और उसके साथ ही एक बहुत ही तेज सायरन की आवाज़ आती है। यहाँ पर सेरा बॉयड से पूछती है कि आखिर ये सब क्या हो रहा है, मैंने कहा था कि हमें इस जगह पे नहीं आना चाहिए था। बॉयड उसे शांत रहने के लिए कहता है। बॉयड उसे बताता है कि ये जो भी चीज़ें हैं हम उसे कल देखेंगे। और लाइट फिर से आती है और इन लोगों को फिर से वही सायरन की आवाज़ सुनाई देती है और एपिसोड 9 यहीं पे ख़त्म हो जाता है। ये एपिसोड अपने साथ बहुत सारे सवाल लेकर आता है कि आखिर जंगल के बीच में ट्रीज़ क्यों थी और उस ट्रीज़ के ऊपर जो बॉटल्स थी उस बॉटल्स में आखिर क्या था, सायरन की आवाज़ें कहाँ से आ रही थी और इतनी ब्राइट लाइट क्यों दिख रही थी, और सबसे ज़रूरी बात, क्या सेरा और बॉयड मॉन्स्टर्स से बच पाएंगे। क्या इस जंगल में सच में ऐसा कुछ है जो इन लोगों को घर वापस जाने में मदद करेगा। क्या जिम का टावर बन पाएगा और ये लोग सिग्नल को ट्रांसमिट कर पाएंगे। तो दोस्तों इस एपिसोड में काफ़ी सारे सवाल हैं और इन सवालों के जवाब के लिए आप लोगों को एपिसोड 10 देखना होगा जो कि इस सीरीज़ का लास्ट एपिसोड है। इस सीरीज़ के लास्ट एपिसोड में आप लोगों को बहुत सारी चीज़ें पता चलेंगी जो कि फ्रॉम को बहुत ही ज़्यादा यूनिक बनाती है। तो दोस्तों ये बस फ्रॉम सीज़न 1 की ही कहानी थी। आप लोगों को एपिसोड 10 में ये पता चलेगा कि इस सीरीज़ में अभी और भी बहुत कुछ है और इसीलिए इस सीरीज़ को एक्सपैंड करना पड़ा था।
और इसका नेक्स्ट सीज़न भी आया था। नेक्स्ट सीज़न भी बहुत ही ज़्यादा सुपर हिट हुआ था। उसके बाद उसके सीज़न को फिर से एक्सपेंड करना पड़ा था और हमें पता चला था कि उसका सीज़न 3 भी आया। सीज़न 3 भी एक्चुअली इतना ज़्यादा सुपर हिट हुआ कि नेक्स्ट ईयर सीज़न 4 रिलीज़ होने वाला है। सो गाइज़, आप लोगों को पता चल ही गया होगा कि ये सीरीज़ कितनी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। फिलहाल तो कल हम एपिसोड 10 की बात करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, स्टे अपडेटेड।